मुखबिर से पुलिस को सूचना मिलती है कि एक 13 साल का बालक है जो चाय की दुकान पर काम करता है और वो जो चोरियां किया करता है। पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है। उस बालक को हिरासत में लेकर सीधा थाने लेके आते हैं। वहां बालक वो अकेला नहीं था बल्कि कई सारे चोर थे। अब चोरों से जब पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे तब भी चोरों ने पुलिस वालों को ऑफर देना शुरू कर दिया कि हम तुम्हें पैसे देंगे जो भी हमने चोरी की है। ज़्यादातर लोग पैसे दे के पुलिस को छूट जाते हैं, लेकिन वो 13 साल का जो बालक होता है वो उसके पास कुछ था नहीं, इसलिए छूट नहीं पाता। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। कई साल वो जेल में रहता है और जेल से छूटकर जब वापस बाहर आता है तो वो बहुत बड़ा डाकू बन जाता है। इतना बड़ा डाकू कि उसने एक दो नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा कत्ल किए थे, कई सौ लोगों के उसने अपहरण किए थे और कई गांव के लोगों के सामान डकैती डालना, चोरी करना, लूट करना, इस तरह की बड़ी बड़ी वारदातों को उसने अंजाम दिया था। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाया तो कई पुलिस वालों की हत्या भी कर दी जाती है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए फिर आर्मी लगती है। आर्मी उसको गिरफ्तार तो करके लेके आती है, लेकिन उसके लिए लगभग 21 दिन का समय लग जाता है। पुलिस जब आर्मी गिरफ्तार करके लेके आती है तो ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। लोग कह उठते हैं कि एक डाकू को पकड़ने के लिए पूरी की पूरी आर्मी लगाती। यदि पड़ोसी मुल्क भारत से झगड़ा हो जाए, भारत से जंग हो जाए, तो शायद तुम कभी जीत नहीं पाओगे। आज की कहानी एक ऐसे डाकू की है जिसे लोग छोटू के नाम से बुलाते हैं और जो पड़ोसी मुल्क में वो सबसे बड़ा डाकू था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक धनी पंजाब प्रांत है उस इलाके की घटना है जो सिंधु नदी के आसपास का जो इलाका है उसे कच्चे इलाके के नाम से जानते हैं। दरअसल टापू की तरह है, चारों तरफ पानी है और लगभग 40 किलोमीटर का वो एरिया है जहाँ पर लगभग ज़मीन है, बाकी चारों तरफ पानी जो है उसके। बात कर रहा हूँ मार्च के अंतिम सप्ताह साल 2016। पुलिस को सूचना मिलती है कि सटीक जानकारी मिलती है कि राजनपुर के इलाके में वो डाकू है मौजूद है, उसके साथी भी हैं। अब पुलिस वाले टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद उस इलाके में जंगल में वो रेड मारते हैं और रेड मारने के बाद उस टापू पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी जो था वहाँ पहुंच जाते हैं। अब पुलिस वालों में और डाकुओं में जंग शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग चल रही थी। पुलिस भी अपनी जवाबी कार्रवाई कर रही थी और डाकू भी लगातार फायरिंग कर रहे थे। डाकुओं के पास आधुनिक हथियार होते हैं, लेकिन पुलिस के पास उस लेवल के हथियार नहीं थे, इसलिए पुलिस वाले कमज़ोर पड़ जाते हैं और डाकू लगातार जब गोलियां चला रहे थे तो 7 पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं और सभी के सबके जो शव थे, लाशें थीं, वो अपने कब्जे में लेते हैं। साथ ही 24 पुलिस वालों को बंधक बना लिया जाता है और उनको बांध के डाल दिया जाता है। अब उन्हीं के माध्यम से सूचना दी जाती है पाकिस्तान की सरकार को और कहा जाता है कि भाई हमारे कुछ लोग हैं जो अलग अलग जेलों में बंद हैं, उनको छोड़ दो और नहीं छोड़ोगे तो हम बाकी जितने भी हैं इन सबको मार देंगे। अब ये बात जब मीडिया के माध्यम से जब पूरे मुल्क में फैलती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक डाकू इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो पुलिस वालों को बंधक भी बना लेता है, वो पुलिस वालों की हत्या भी कर देता है और वो सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है कि हमारी फला जेल के अंदर इतने सारे डाकू बंद हैं, उनको दीजिए और हमें पैसे भी दीजिए। अब जब ये बात आती है तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार के नाक का सवाल बन गया था। इसलिए इस डाकू से निपटने के लिए अब आर्मी का सहारा लिया गया। आर्मी तैयार की जाती है, हेलीकॉप्टर तैयार किए जाते हैं और साथ ही आर्मी को जो आधुनिक हथियार होते हैं वो दिए जाते हैं। टैंकर तक की व्यवस्था कर दी जाती है। बड़े बड़े आधुनिक हथियार के साथ जब आर्मी पहुंचती है तो सबसे पहले आर्मी का हेलीकॉप्टर उस इलाके, कच्चा इलाका जो होता है, उस कच्चे इलाके पर घुमाया जाता है। कुछ पर्चे पम्फलेट छपवाए गए थे और वो पर्चे डाले जाते हैं और कहा जाता है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और जितने भी लोग पुलिस के तुमने बंधक बनाए हुए हैं उनको आज़ाद कर दो, जितने भी पुलिस वालों की लाशें हैं उनको भी वापस भेज दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अब पुलिस ने, जब आर्मी ने ये चेतावनी दी उस पर्चे के माध्यम से, तो ये सब के सब हंसने लगते हैं डाकू लोग। डाकुओं की संख्या लगभग 70 के आसपास थे, लेकिन इस टापू पे कई गांव भी बने हुए थे। अब आर्मी इस बात से भी घबरा रही थी अगर गोली चलाते हैं तो हो सकता है कि आम आदमी जो सिविलियंस हैं जो वो भी हो सकता है मारे जाएंगे। आम आदमी का इसमें क्या दोष है। अब आर्मी भी कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर सी महसूस कर रही थी, परेशान सी महसूस कर रही थी। ऑपरेशन चलने लगता है। ऑपरेशन का नाम दिया गया था राजनपुर ऑपरेशन। अब राजनपुर ऑपरेशन का एक ही मकसद था, छोटू डाकू और जितने भी उसके साथी हैं उनको पकड़ना है। लेकिन ये अभियान जब लगातार चलने लगता है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से कोशिश कर रहे थे, आर्मी भी जाने की लगातार कोशिश कर रही थी,
21 दिन तक लगातार अभियान चलता रहा और उसकी मांगें लगातार बढ़ती चली जाती हैं। वो कहता है कि मुझे इतने करोड़ रुपए दो, मुझे पाकिस्तान से दुबई जाने का पूरी व्यवस्था करो, मेरे इतने लोगों की व्यवस्था करो। लेकिन लड़ाई लगातार जारी थी। तब जाकर जब लगने लगता है डाकुओं को कि ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी टीम ख़त्म हो जाए या पूरे के पूरे गाँव ख़त्म हो जाएँ, इसलिए आर्मी के सामने सरेंडर कर देते हैं। अब 21वें दिन सरेंडर होता है। छोटू डाकू, उसके 70 साथी उस दिन सरेंडर कर देते हैं। 24 पुलिस वाले होते हैं, वो भी पुलिस के छोड़ दिए जाते हैं। 7 लाशें थी, उनको वो सुपुर्द खा के यानी कि उनका दफन कर देते हैं। अब ये जो छोटू होता है, छोटू को गिरफ्तार करके जब जेल भेजा जाता है, जब जेल भेजा जा रहा था तब ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होता है। 21 दिन तक लगातार पाकिस्तान के अलग अलग मीडिया संस्थान रिपोर्टिंग कर रहे थे कि एक डाकू इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। दरअसल अगर हम इस डाकू की बात करें तो ये डाकू रहने वाला था पंजाब प्रांत के काश्मीर, एक जगह है, वहाँ पर एक किसान रहता था। किसान के लगभग 12 एकड़ भूमि होती है। किसान के 3 बेटे होते हैं, ये सबसे छोटा वाला बेटा होता है। लेकिन इस किसान की किसी से झगड़ा चल रहा था, इसलिए किसी ने इसके बेटे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल भिजवा दिया। कुछ दिन के बाद वो जेल से बाहर छूट कर आता है तो उसके बाद उसके बेटे की हत्या करवा दी जाती है। दूसरे बेटे को भी इसी तरह से फंसाया जाता है, इसी तरह से मारा जाता है। अब ये तीसरा बेटा था, जिस बेटे का नाम होता है गुलाम रसूल। तो गुलाम रसूल को लगता है कि ऐसा ना हो कि ये मुझे भी मार डालें, इसलिए उसके बाप उसको वहाँ से भगा देता है और वो बच्चा बिल्कुल गुमनाम ज़िंदगी जी रहा था और एक चाय के दुकान पर काम करने लगता है। लोग उसे प्यार से छोटू कह के बुलाया करते थे, छोटू छोटू चाय लाओ, छोटू ये करो, छोटू वो करो। 13 साल का बालक, उसका किसी को पता ही नहीं था। लेकिन बात खुल जाती है कि जिसके 2 भाई पहले ही मारे जा चुके थे, उस छोटू को बता दी जाता है कि ये भी चोर है। यानी कि जो उनके दुश्मन थे, उस छोटू का नाम यानी कि गुलाम रसूल का नाम भी पुलिस के पास पहुंच जाता है और पुलिस ने इसको जेल भेजने के लिए बाकायदा पैसे खाए हुए थे। उसको जेल तो भेज दिया जाता है, कई साल तक वो जेल में रहता है। ये बात है साल 1987 के आसपास की। 87-88 में जब ये लड़का जेल भेजा जाता है, जिसकी उम्र 13 साल के आसपास होती है, 3-4 साल वो वहाँ जेल में रहता है। जब जेल से छूट कर आता है तो इसे अपने घर जाने में लग रहा था कि मैं गाँव अपने घर वापस जाऊँगा तो शायद कभी छूटूँगा नहीं और मुझे लोग वो मार डालेंगे। इसलिए उसने उस जंगल के इलाके की राह पकड़ी। जैसे क्या इंडिया के अंदर चंबल का इलाका है, जहाँ पर अलग अलग एरियो में डाकू रहते हैं, जो कई प्रांतों को मिलकर चंबल का एरिया बनता है। वैसे ही ये राजनपुर, रहीम यार खान, ये लगभग 40 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जो सिंधु नदी के किनारे पर है। वो टापू टाइप का बना हुआ है, चारों तरफ पानी होता है और वहाँ पर घने जंगल हैं। उस जंगल में ये बालक पहुँच जाता है, जिसकी उम्र लगभग 17 या 18 साल के आसपास हो चुकी थी। जब ये वहाँ जंगल पहुँचता है तो वहाँ पर इसको एक बाबा मिलता है, बाबा लवांग, जो कि मशहूर डाकू था। और उस मशहूर डाकू के पास जाकर पूरी कहानी बयां करता है कि उसके भाइयों की किस तरह से हत्या हुई है, उसको किस तरह से जेल भेजा गया है, उसको भी शायद लोग बर्बाद कर देंगे। उसकी जो ज़मीनें थी उनके रिश्तेदारों ने, गांव के लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, उसे बदला लेना है और उसे आपकी टीम का हिस्सा बनना है। बाबा लवांग जो डाकू था उसके वो हिस्सा बन जाता है, उनकी टीम के लिए काम करना शुरू कर देता है। ये बालक कम पढ़ा लिखा ज़रूर था, लेकिन दिमाग से बड़ा ज़हीन होता है, होशियार होता है और बाबा के लिए अक्सर काम करता था। उम्र इसकी सबसे कम होती है, इसलिए दुकान पर भी इसको छोटू के नाम से बुलाया करते थे और वैसे भी इसको छोटू के नाम से ही बुलाने लगते हैं। अब ये छोटू जंगल में रहता है और लगातार अपहरण, हत्याएँ, इस तरह के मामलों में वे अंजाम देने लगता है और इसी तरह से लगातार कई साल बीत जाते हैं। साल 1995 के आसपास की बात है, पुलिस की मुठभेड़ होती है और बाबा लवांग की हत्या कर दी जाती है। और जैसे ही बाबा लवांग मारा जाता है तो गैंग पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन छोटू अब छोटू नहीं रहा था, वो बड़ा हो चुका था, काफ़ी समझदार हो चुका था, इसलिए उसे जिम्मेदारी दी गई उस गैंग की लीड करने की। अब वो खुद को उस गैंग को लीड करने लगता है। अब उसने बहुत सारे लोगों का अपहरण करना शुरू कर दिया, घरों में जाकर लूट करनी शुरू कर दी, डकैती डालनी शुरू कर दी और पैसे कमाने शुरू कर दिए। लगातार वो ऐसे ही कर रहा था और एक बार उसको मौका मिलता है साल 2005 में। साल 2005 में सिंधु नदी के किनारे पर एक बांध बन रहा था, साथ ही हाईवे बन रहा था और उस हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था चीन को। चीन के लोग, चीन के इंजीनियर वहाँ पर काम कर रहे थे। साल 2005 में ये चीन के 12 इंजीनियर को अपनी हिरासत में ले लेता है, अपनी गिरफ्त में ले लेता है, उनका ये अपहरण कर लेता है और अपहरण करने के बाद
सीधा ये पहुंच जाता है अपने उसमें टापू में, और टापू में जाने के बाद फिर पुलिस वाले वहाँ पहुंच ही नहीं सकते थे, क्योंकि इसने जो उसकी वहाँ के लोकल की इसको बहुत अच्छे से जानकारी थी, और ये सूचना भिजवाता है कि भाई मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, साथ ही मेरे जितने भी लोग हैं उनको छोड़ा जाए। अब ये बात न केवल पाकिस्तान में रह जाती है बल्कि चाइना पहुंच जाती है। चाइना के इंजीनियर को एक डकैत ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो सरकार झुक जाती है उन इंजीनियर को छुड़ाने के लिए, और जैसे वो इंजीनियर छुड़ाए जाते हैं इसकी सारी मांगें पूरी कर दी जाती हैं। इसके जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को, इन डकैतों के जो डकैत होते हैं उनको जेल से निकाला जाता है, और छोटू डाकू का नाम पूरे पाकिस्तान में एकदम आग की तरह फैल जाता है, और ये पता चल जाता है कि एक डकैत कितना खतरनाक है जिसने चीन के लगभग 12 इंजीनियर को अपने यहाँ पर गिरफ्त में ले लिया था। अब इसका धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था, हत्याओं पर हत्याएं कर रहा था, 70-80 हत्याओं से ज़्यादा इसकी हत्याएं भी बढ़ती चली जाती हैं, और साल 2010 में सिंधु नदी में बाढ़ आ जाती है। इतना बहुत बड़ा जलजला आ जाता है, और उस जलजले का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस छोटू को मिलता है। दरअसल एक टापू अलग से बन जाता है, और उसी टापू में फिर ये इसका अपना खुद का कब्ज़ा होता है, उसी में वो रहने लगता है, पूरा गांव बस जाता है, वहीं पर इसके डाकू वगैरह रहते थे, और पुलिस वालों से इसकी इतनी अच्छी सेटिंग होती है, पुलिस वाले इससे हथियार उपलब्ध कराया करते थे, पुलिस वाले इससे पकड़ भी उपलब्ध कराए देते थे, यानी कि अपहरण पुलिस वाले करके लाया करते थे और इसके पास ला के छोड़ दिया करते थे। अब फिर ये अपहरण की रकम भी वसूला करता था। लेकिन जब धीरे धीरे करके इसका नाम बढ़ रहा था, साल 2016 में इसे गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाती है। मार्च का अंतिम सप्ताह होता है, और वहाँ पर इसको जब गिरफ़्तार करा जाता है, लेकिन पुलिस वाले कर नहीं पाते, इसलिए आर्मी के लोग उसे पाकिस्तान की जो आर्मी होती है वो उसे गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने के बाद जेल भेज देती है। 70 डाकू होते हैं जिसमें इनका मुखिया होता है छोटू, और छोटू डाकू भी जेल जाता है, मुकदमा चलाया जाता है, और लगभग 18 हत्याएँ इससे साबित भी हो जाती हैं। 18 हत्याओं पर इसके 19 साथियों को छोटू समेत फांसी की सज़ा का हुक्म दिया जाता है कि इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। बाकी के लगभग जो लोग होते हैं इसके डकैत होते हैं, उसके सदस्य होते हैं 50 से 51 के आसपास, सभी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। एक आध साल बीत जाता है, साल 2021 की बात है। साल 2021 में कुछ पुलिस वालों का फिर से अपहरण कर लिया जाता है, और अपहरण करके ये कहा जाता है कि जो छोटू डाकू है उसको जो तुमने जेल में डाला हुआ है उसको हमें वापस दे दीजिए। लेकिन जिन डाकुओं ने उन पुलिस वालों को अपने पकड़ में लिया था, उन्हें अपनी हिरासत में लिया था, वो उतने होशियार नहीं थे जितना चालाक, जितना शातिर ये छोटू डाकू होता है। इसलिए पुलिस वाले उनकी पकड़ से छूट जाते हैं, और आज भी छोटू सलाखों के पीछे है। और ये छोटू पाकिस्तान का सबसे बड़ा डकैत के रूप में मशहूर है, सबसे बड़ा डाकू के रूप में मशहूर है। आज भी इस पर केस चल रहा है। जैसे कि इंडिया के अंदर कई सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, निचली अदालत और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, ऐसे ही वहाँ पर भी प्रक्रियाएं होती हैं। आगे इसको फांसी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन छोटू से जब लड़ाई होती है आर्मी की, तो ये मामला बड़ा सुर्खियों में रहा था। साथ ही लोग ये कहने लगते हैं कि एक डकैत को पकड़ने के लिए आर्मी लगाई जाती है, यदि इंडिया से पाकिस्तान की जंग हो जाए तो फिर कैसे जीत हो पाएगी जब एक डाकू ही इतना परेशान करके रखा हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।